शजरकारी मुहिम, नहर की भल सफाई, नहर की लाइनिंग, ये ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग एम्प्लॉय हो सकते हैं, रोज़गार के मौके ज़्यादा फराहम हो सकते हैं। तो हुकूमत ने अपनी बजट की तरजीहात में पब्लिक वर्क्स प्रोग्राम को बहुत अहमियत दी है, और मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप इस बजट को, जो आपने भी एनालिसिस किया होगा, आपने ये भी देखा होगा कि हमने इसको इंक्लूसिव बजट बनाया है, हमने अवामी आराह को इसमें इंक्लूड किया है, और उन्हीं प्रायोरिटीज़ को हमने तरजीह दी है जो हमें फीडबैक भी मिलता रह गया है। ये वक्त हमारी मईशत के लिए, हमारे हेल्थ केयर सिस्टम के लिए इंतहाई क्रिटिकल है, बट मैं उम्मीद रखता हूँ कि एक बेहतर मनसूबाबंदी के साथ इंशाअल्लाह इस बुरे वक्त से हम ज़रूर जल्द निकलेंगे, और इंशाअल्लाह तरक्की की राह से हमवार होंगे। शुक्रिया। लॉकडाउन खोल दिया गया, उसका भी आज खमियाजा सारा पंजाब भुगत रहा है। मैं इस पर अर्ज करूँ, देखें, दुनिया में कोई ये ट्राइड एंड टेस्टेड मॉडल नहीं है। ये नहीं हुआ कि कोरोना 17, 18 गुजर चुके हैं और 19 सिर्फ पाकिस्तान में आए और हम ही इसका हल जानते हैं और अकले कुल के साथ हल करेंगे। याद रखिएगा, ये वो एक वबा है जिसके साथ साथ हमें डिसीजंस लेनी भी पड़ेंगी, वापस भी करनी पड़ेंगी, फिर लेनी पड़ेंगी, क्योंकि डायनेमिक सिचुएशन है। आपने अपने हेल्थ केयर के लोड को देखना है, उसको कंपेयर करना है अपने इकोनॉमी के लोड पे कि लोगों पे क्या असर आ रहा है इकोनॉमिक का। आपने कोशिश ये करनी है कि इस लोड को हेल्थ केयर सिस्टम के सस्टेनेबल लेवल पे रखें। उसके लिए खोले जाएंगे, बंद किए जाएंगे, और यही पॉलिसी रहनी चाहिए। स्मार्ट लॉकडाउन का मतलब भी यही है। और जो पहले 2-3 हफ्ते का वो ये था कि आवाम के अंदर ये शऊर पैदा हो जाए कि हमने अपने आप को खुद बचाना है। दुनिया के ममालिक में ये कंट्रीब्यूशन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मीडिया की तरफ से भी आता है, आवाम की तरफ से भी आता है। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए हम इस लोड को इसी तरह मैनेज करते रहें। जी, मेरा सवाल है अशरफ मेहताब जी, लाहौर और वकीलों से। आपने जो बजट डॉक्यूमेंट्स दिए उसमें आपने बताया कि 1433 अरब आपको मिलेंगे इस रवा वाली साल आने वाले में वफाक से, 317 अरब आपके अपने होंगे, तो ये कुल आमदन 1750 अरब बनती है। आपका बजट 2240.6 अरब है। अब ये 490 अरब कहाँ से आएगा? ये शॉर्टफॉल है आपने सरप्लस बजट का। एक नंबर 2, आपने पिछले साल भी अपनी स्पीच में कहा था कि 3 यूनिवर्सिटीज, 63 कॉलेज, 67 तकरीबन कॉलेज की अपग्रेडेशन और 9 जदीद अस्पताल बनाए गए। जरा अपडेट बता दीजिएगा कि आपने, क्योंकि 3 महीने ये कोरोना है, उससे पहले 9 महीने के अंदर आपके ये जितने वेंचर हैं इसका नाम बता दें कहाँ कहाँ बने, और इसकी जो लेटेस्ट पोजीशन है कि क्या वो छत की सतह तक बन गए हैं, बुनियादें रखी गई हैं, क्या कुछ ऐसे कॉलेज हैं कि जिनमें वो जो हमारे 2 करोड़ बच्चे थे या वो जो स्टूडेंट थे जिनको दाखिला नहीं मिलता था वो कब तक इनमें दाखिला ले सकेंगे? और तीसरा कि इमरान खान साहब का भी विजन है और बाकी आपका भी यकीनी विजन है कि अंडर पासिस सड़कें और पुल बनाने से कौमें नहीं बनती। यकीनी बात है तालीम और सेहत आपकी बहुत ज़्यादा तरजीह थी, तो ये जो मैंने ऊपर ना बताए ये दोनों, ये सेहत और उसके वाले से, तो ये फरदौस मार्केट के करीब अंडर पास बनाया जा रहा है, हालांकि वहाँ पे ओवर ब्रिज ऑलरेडी मौजूद है। तो ये फिर जो कौमें अंडर पासिस से नहीं बनती थी, ये फरदौस कोशिश करने के लिए बनाया गया। पहले मैं ज़रा आपके अदाद शुमार पे बात करना चाहूँगा कि ये भी काफ़ी हमारे लिए मुश्किल था कि जहाँ सूबाई और वफाकी महसूलात को अगर पिछले साल के बजट से कंपेयर करें तो 240 अरब का एक शॉर्टफॉल है पिछले और इस बजट के जो रेवेन्यू टारगेट्स हैं। मगर फिर भी आप देखें कि हमने अपने एडीपी को प्रोटेक्ट किया है, एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम को। हमने जहाँ चीज़ों को ठीक किया है वो सर्विस डिलीवरी के एक्सपेंसेस, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर तेल की कीमत कम हुई है तो ये हमने POL की जो अखराजात थे हकूमती उनको कम किया। हमने रिफॉर्म्स लेके आए पेंशन साइड के अंदर। मैं अर्ज़ कर लूँ ना एक सेकेंड।
उसके अलावा हमने जो डोनर फंडेड प्रोग्राम्स थे उनको बहुत हद तक रीपर्पस किया और 50 अरब रुपए से ऊपर हमने वहाँ से स्पेस क्रिएट की। तो हमने जारिया अखराजात, रीपर्पसिंग ऑफ डोनर्स और हमारे जो स्टिकी एक्सपेंसेस थे उनका रिव्यू करते हुए ये रूम क्रिएट किया, एक एफिशिएंट गवर्नमेंट स्ट्रक्चर को सामने लेके आए ताकि हम पब्लिक स्पेंडिंग पे कोई आंच ना आने दें। जहाँ तक रही आपकी बात डेवलपमेंट के जो हमने प्रोग्राम्स अनाउंस किए थे, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ और हॉस्पिटल्स, ये वैसे प्रोजेक्ट्स हैं जो टाइम टेकिंग हैं, इसलिए मैंने खाली अपनी स्पीच की जीनत बनाने के लिए नए प्रोजेक्ट्स को अनाउंस नहीं किया। अगर पिछले 20 साल में एक जनरल हॉस्पिटल नहीं बना और मैं 9 बना जाऊं इस टेन्योर के अंदर, तो समझिएगा कि पीटीआई हुकूमत ने बड़ा अच्छा काम किया है एज़ फार एज सोशल सेक्टर इज़ कंसर्न। इस पे मैं एक चीज़ आपसे ज़रूर शेयर करना चाहता हूँ कि अगर आप हमारा कंपैरिजन करते हैं कि हमने क्या किया है सेक्टर्स के अंदर, तो हेल्थ का बजट पिछले 2 साल में 74 अरब रुपए से बढ़ा है। एजुकेशन के अंदर 60 अरब रुपया दिया गया है। हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड जिसका जिक्र तो पहले किया जाता था, सेहत सहूलत कार्ड पंजाब के इस वक्त 50 लाख से ऊपर लोगों को, फैमिलीज़ को मिल चुका है और उसके लिए इस बारी 12 अरब रुपए रखे गए हैं। तो हमारी स्पेंडिंग और हमारा फोकस सोशल सेक्टर्स पे रहेगा। जहां आपने बात की वो बहुत अच्छी है, अर्बन डेवलपमेंट की, चाहे वो अंडरपास हो चाहे वो ब्रिज हो, वो पंजाब की ख़जाने से नहीं लग रहा, वो लाहौर के डेवलपमेंट अथॉरिटीज़, और उनका ये फ़र्ज़ बनता है कि लाहौर की अर्बनाइजेशन में, क्योंकि वो कमर्शलाइजेशन के रेट्स चार्ज करती हैं, वो अपना डेवलपमेंट, तो लाहौर की डेवलपमेंट में अब से, और मैंने अपनी तकरीर में भी अनाउंस किया है कि ऑल डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ विल कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ दोज अर्बन सेंटर्स। उनका ये काम नहीं है खाली कि वो लाइसेंसिंग फ़ी करें और उसको मॉनिटर करें, बल्कि इससे बेहतर कामों को आगे लेके जाएं। जहाँ तक आपने पूछा कि छतें कहाँ तक पहुँची, तो मुझे बड़ी खुशी महसूस हो रही है आपको बताते हुए कि 32 कॉलेज इस साल फुली फंड हो चुके हैं। तो हम उस राह पे गामजन हैं जिस पे इंशाल्लाह हमने हेल्थ और एजुकेशन को प्रायोरिटी देनी है। जी हाशिम साहब, मेरा सवाल ये है कि वफाकी बजट से और सूबाई बजट से हमारी जो ताजर बरादरी है वो खुश नजर नहीं आती। आपने देखा होगा कि तमाम यूनियंस, चाहे इसका किसी भी सियासी जमात से हो, वो इसके ऊपर क्रिटिसाइज करते नजर आते हैं कि कोरोना की इस वबा के पेश नज़र उनको कोई ख़ास मराहत या रिलीफ नहीं दिया गया। दूसरा क्वेश्चन ये है सर कि 4 माह के अंदर पीटीआई, मेरा ख्याल सीटीआई बन रही है, क्राइसिस तहरीक पाकिस्तान बन रही है, क्योंकि आपके ऊपर आटे का बहरान आया, आप उसको कंट्रोल करने में नाकाम रहे। चीनी का बहरान आया जिसमें कुछ वज़रा के भी नाम आते हैं, वो भी आप नाकाम रहे। उसके बाद पेट्रोल का बहरान आया, और ये पेट्रोल का बहरान वफाक के ऊपर डालना सरासर गलत होगा, क्योंकि इसमें जो हमारी डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट है उसका बड़ा दखल होता है। पेट्रोल मौजूद था लेकिन पंप्स पर नहीं पहुंच सका, लोग फरियाद करते, लोग सड़कों पर पार होते नजर आए, लेकिन गवर्नमेंट नाम की कोई चीज़ नजर नहीं आई। हालिया भी अदालती हुक्म के बावजूद मार्केट में चीनी 70 रुपए किलोग्राम के हिसाब से नहीं मिल गई। तो लोग तो ये समझते हैं कि ये बड़ी नाकाम और फेवर गवर्नमेंट है, क्या कहेंगे? जी, पहले तो मैं आपने बात की कि ताजर बिरादरी और बिज़नेस कम्युनिटी के लिए क्या किया है। बहुत लोगों ने ये कहा कि जी IMF का प्रेशर होगा, आप आवाम को कोई रिलीफ प्रोवाइड नहीं कर सकेंगे। इसके बावजूद जो 56 अरब का हमने टैक्स रिलीफ पैकेज दिया है, अगर आप उसकी ज़रा डिटेल्स में जाएं तो हमने हेल्थ इंश्योरेंस हो, डॉक्टर कंसल्टेंसी फ़ीस हो, हॉस्पिटल रूम्स हो, इनके अंदर तो हमने टैक्स को ख़त्म कर दिया है, ज़ीरो रेट कर दिया है। जो छोटे गेस्ट हाउसेस हैं, होटल्स हैं, मैरिज हॉल्स हैं, केटरिंग सर्विसेज हैं, और आज की मईशत के अंदर IT सेक्टर पे हमें बड़ी उम्मीद है, उसका टैक्स हमने 16% से कम करके 5% कर दिया है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पे 20% टैक्स लगा होता था एक्साइज डिपार्टमेंट का, उसको कम करके 5% कर दिया है। कंस्ट्रक्शंस में स्टैम्प ड्यूटी का एक बड़ा अहम किरदार है। स्टैम्प ड्यूटी पंजाब की 5% होती थी, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू
का मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू स्टैम्प ड्यूटी से आता था, ताकि ये एक ओवरऑल इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज जो है कंस्ट्रक्शन का उसको रिवाइव किया जाए। उसके लिए स्टैम्प ड्यूटी को 5% से कम करके 1% किया गया है। मेरा नहीं ख्याल, अच्छा इसके अलावा हमने रेस्टोरेंट्स और ब्यूटी पार्लर्स वगैरह के लिए, ये मैं आपको पंजाब के टैक्सेस की बात बता रहा हूँ, उसके अंदर हमने 16% से कम करके शराब 5% कर दी है, जो लोग इसको क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के थ्रू पे करेंगे ताकि इकोनॉमी की डॉक्यूमेंटेशन भी हो सके। मेरे साथ चेयरमैन PRA भी यहाँ मौजूद हैं। हमारा फोकस इस साल है कि हमने टैक्स रेट कम करके ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस पे काम करना है, और हम उसी की तरफ जा रहे हैं। जहाँ तक आपने ये जिक्र किया प्राइस का जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है बेनिफिट का, वो हमने देखा है कि वो आवाम तक पास होने में दुश्वारियाँ आ रही हैं। पंजाब की हद तक हमने प्राइस मॉडल बाज़ार का फ़ैसला कर लिया है कि हम हर तहसील लेवल पे इसको लेके जाएंगे। हर लेयर जो आ रही है दरमियान में फ्रॉम एक्चुअल प्रोडक्शन, चाहे फार्म टू मार्केट हो, चाहे वो तेल की हो, चाहे किसी भी चीज़ की हो, उन सब लेयर्स को इवेलुएट किया जा रहा है ताकि इसका हकीकी मानों में आवाम तक ट्रांसलेट हो सके इसका बेनिफिट। जी अच्छा सर, अली वकार फ्रॉम डॉट न्यूज़। मेरा सवाल सर ये है कि ये तासुर आ रहा है कि तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत में वो मंसूबे जो साबका गवर्नमेंट में बनाए गए, जिस तरह ऑरेंज लाइन ट्रेनिंग बहुत बड़ा, जिसे वाइट एलिफेंट भी कहा जाता है सूबे का, 300 अरब रुपया लग चुका, लेकिन इस बजट में गवर्नमेंट ने उसकी कोई ऐसी खास निगरानी नहीं की कि कब ये बजट पैसे आवाम तक उसका फ़ायदा पहुंचना शुरू होगा, कब ये ट्रैक पर आ जाएगी। दूसरा मनसूबा जो था लैपटॉप स्कीम का था, स्टूडेंट्स को मिलते थे, अब डिजिटलाइजेशन का दौर है, बच्चे घरों में बैठे हुए हैं, पढ़ नहीं पा रहे, स्कूल नहीं जा पा रहे, तो वो लोग बच्चे जिनके पास लैपटॉप नहीं थे, यूनिवर्सिटीज़ में मिलता था, कॉलेज में मिलता था, अब वो यकीनन याद कर रहे होंगे कि ये हुकूमत की हमें देती। तीसरा आपके साथ एफर्ट की, उनको इस दफ़ा ना पेंशन बढ़ी ना सैलरी बढ़ी, उनका मोरल बूस्टअप करने के लिए लेटर ऑन गवर्नमेंट कोई प्लान रखती है जो ऐसा इंसेंटिव दिया जाए, जो ऐसी चीज़ दी जाए कि उनका मोरल की तरह हाई रहे, इस तरह ये कोविड के दिनों में रहा। जी, पहले मैं जिक्र कर लूँ ऑरेंज ट्रेन का, जिसको लाहौर में तकरीबन 300 अरब से जिसका प्रोजेक्ट लगाया गया। इस पे पहले भी बहुत बात हो चुकी है। मैं तो आज तक जब भी असम्बली में खड़े होकर ऐवान में भी पूछता हूँ कि इसमें से कोई फाजिल मेंबर अपोजिशन का मुझे ये बता दे कि इसकी कोई फिजिबिलिटी है आपके पास इसको लगाने की, जहाँ एक हस्पताल के एक बिस्तरे पे 2-2 मरीज़ लेटे हों। ये कोविड से पहले की बात कर रहा हूँ। वहाँ आप 300 अरब का एक हाथी खड़ा कर दें, जिसको अगर मैंने आज फैसला किया कि मैंने सब्सिडी नहीं देनी, उसके बगैर चलाना है, तो मुझे हर एक मुसाफिर से हर एक ट्रिप के लिए 250 रुपया चार्ज करना पड़ेगा फी यूजेज। अब आप मुझे बताएं उसको मैं किस हद तक सब्सिडाइज कर सकता हूँ। जहाँ आपने कहा कि बजट की तकरीर में कोई जिक्र नहीं है, बजट की तकरीर में शायद आप उसका जिक्र ना मिला हो, मगर मेरे डेवलपमेंट के अंदर 40 अरब रुपया अभी भी उसके लिए मुख्तस किया गया है ताकि इस हाथी को खिलाया जा सके और चलाया जा सके। मगर ये जब चलेगा तो मैं आपको बता दूं कि आपके पैसे का जो आप लोग देते हैं उसका 4.5 अरब रुपया तो इसकी सब्सिडी में जाएगा, और 4.5 अरब इसके ऊपर तकरीबन आपका इसके जो चाइना से लोन लिया हुआ है उसकी इंटरेस्ट पेमेंट में जाएगा। तो तकरीबन 9 अरब रुपया पंजाब की 11 करोड़ की आवाम से एक 27 किलोमीटर चलाने के लिए एक ट्रेन के लिए लिए जाएगा। अब आप खुद इसका फैसला कर लें कि कितना अहम मंसूबा था और इसकी क्या यही टाइमिंग थी। जब हमारे पास 20 साल में एक हस्पताल ना बना हो तो क्या हमें आया ये बनाना चाहिए था या अपने हेल्थ केयर और सोशल सेक्टर्स पर इन्वेस्ट करना चाहिए था। मैं आपकी लैपटॉप वाली बात से एग्री करता हूँ, बट लैपटॉप से भी बात आगे चली गई है। अब तो लोग टैबलेट्स इस्तेमाल कर रहे हैं, अब तो लोग फ़ोन्स यूज़ कर रहे हैं, और आजकल की दुनिया में जिद्दत है, अब कोर्सेज भी ऑनलाइन होंगे। और हमारा ये फैसला है कि हमने ब्रिक एंड मॉर्टर को रिड्यूस करना है। ये कोविड को थोड़ा देखते हुए हम अपना
उसके साथ एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ बैठ के जहाँ जहाँ जिस चीज़ को ऑनलाइन ले जा सके, जिसने सोशल डिस्टेंसिंग को भी प्रमोट करना है तो हम टैबलेट्स भी लेके आएंगे, जिस चीज़ से हम फैसिलिटेट कर सकेंगे करेंगे। जी, उस पर मैं अर्ज़ कर लूँ, बड़ा ही एक मुश्किल फ़ैसला था। बड़ा ही एक मुश्किल फ़ैसला था। आज के हालात को देखते हुए हमने ये फ़ैसला किया कि पंजाब में जो ख़ते गुर्बत की लकीर से नीचे लोग हैं उनमें दिन ब दिन इजाफ़ा हो रहा है और हमें एहसास प्रोग्राम के तहत और भी इनकी फंडिंग करनी पड़ेगी ताकि इनकी कुछ हम जो माशी बदहाली है उसमें कुछ हिस्सा डाल सकें। कितना अरसा चलता है कोविड का ये इम्पैक्ट, कौन सी इंडस्ट्री पे चलता है, क्या क्या इश्यूज़ आते हैं कल को, तो जहाँ जहाँ से हम अपनी सेविंग्स कर सकते थे या रोक सकते थे उसमें हमने ये भी सोचा कि कम से कम सरकारी मुलाजमीन के पास अगर वो दफ्तर ना भी आएँ तो एक जॉब सिक्योरिटी तो मौजूद है। मगर ये बड़ा एक मुश्किल फ़ैसला है। कोविड के लिहाज से अलबत्ता मैं अर्ज़ कर दूँ, जो हमारे सरकारी मुलाजमीन हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, चाहे वो पैरामेडिकल्स हैं, चाहे वो सैनिटरी वर्कर्स हैं जो कि उनके साथ कोरोना पॉजिटिव पेशेंट के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं, उन सब के लिए पंजाब हुकूमत ने अनाउंस किया है कि हम जितना अरसा वो कोविड पेशेंट पॉजिटिव लोगों के साथ काम करते रहेंगे उस हर एक महीने की उनको इजाफी तनख्वाह मिलती रहेगी। जी सर, वो एक सेकंड, बुजुर्ग साहब हैं हमारे जनाब। ये दसो कि पिछले साल और दोस्तों पिछले साल दरमियान पंजाब से की डिक्लाइन आया है एग्रीकल्चर मैन्युफैक्चरिंग करना और सरमायाकारी जो कितनी बड़ी है सर जी क्वेश्चन में आए हैं अकाउंट तो ये कि पिछले साल और उसको पिछले साल कितनी पेमेंट दी गई, उसके नाल कितना सूद अदा किया गया, कितना क्रेडिट दिता गया, किस शरह को दिता गया और उसके नाल जुड़ी गल जी मैं करना चाहना तरीके हिसाब से जब मैनिफेस्टो वो है इतफाक का बहुत एंटी करप्शन का महकमा कहता है कि सब तो ज़्यादा करप्ट डिपार्टमेंट महकमा खुराता है। केसेस मौजूद ने उन्होंने खिलाफ नैब केसेस मौजूद ने, कोई काइंडली रोशनी पाओ कि पंजाब गवर्नमेंट ने कोई उन्होंने नैब के केसेस, कोई उन्होंने एंटी करप्शन के केसेस या उन्होंने जिन्हें इरेगुलरिटीज ने वो वास्ते अज तक की किया है जो तुम आए हो खैर 2 साल। सर पहले तो मैं अर्ज़ करा, जैसे जनाब ने फरमाया कि इकॉनमी में कौन सा सेक्टर है जो सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुआ, तो जो हमारी नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल की मीटिंग थी उसमें हमने जब इस साल का जायज़ा लिया, पंजाब सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल बेस है हमारी इकॉनमी, एग्रीकल्चर के लिहाज से भी पंजाब का हिस्सा सबसे ज़्यादा है। दोनों में ये देखा गया कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है सबसे ज़्यादा हिट उसने ली है। मैन्युफैक्चरिंग में हमारी शरह नमूद सबसे कम हुई है, उसके बाद आपकी आई है इम्पैक्ट आया है सर्विसेज सेक्टर पे और तीसरे नंबर पे एग्रीकल्चर सेक्टर पे। एग्रीकल्चर फिर भी पॉजिटिव रिस्पेक्टिवली पॉजिटिव था, तो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है उसने पंजाब में काफ़ी हिट लिया। अब उसके लिए हमने क्या करना है, पहले मैं ये भी अर्ज़ कर लूँ, सूबे ने भी इस साल अगर आप मेरी तकरीर में पढ़ें तो एक MSME स्कीम का जिक्र किया है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज। ये क्या है कि आजकल लोगों को क्या ज़रूरत, आपको मईशत के रिवाइवल के लिए क्या ज़रूरत है, उसमें एक बहुत अहम चीज़ है लिक्विडिटी। पैसा होगा तो काम चलेगा, बैंक से कर्जा होगा, कोई आप अपनी जेब से डालेंगे, बिजनेस के अंदर पैसा आएगा तो चलेगा ना। तो पंजाब हुकूमत ने यह फैसला किया है कि हम एक MSME प्रोग्राम के तहत बैंकों के साथ काम करते हुए
माइक्रो फाइनेंस की दुनिया में स्मॉल एंटरप्राइजेस को, मीडियम एंटरप्राइजेस को जहाँ जहाँ लिक्विडिटी क्रिएट करने में दिक्कत आ रही है वहाँ पंजाब अपना कलीबी किरदार अदा करेगा और एक लिक्विडिटी प्रोवाइड करेगा। कहीं कहीं हम क्रेडिट गारंटी स्कीम के थ्रू करेंगे, कहीं डायरेक्ट लोनिंग के थ्रू करेंगे, कहीं रिस्क पार्टिसिपेशन के थ्रू करेंगे, कहीं इंटरेस्ट सब्सिडी के थ्रू करेंगे, ताकि इस सेक्टर जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुआ था इसमें रिवाइवल आ सके। फूड के अदाद शुमार तो भी मैं लेके आपको बता देता हूं, मगर इस साल का मैं आपको बता दूं, पंजाब खाली पंजाब के लिए नहीं, पूरे पाकिस्तान की फूड बास्केट समझें पंजाब है। तो ये तारीख में पहली बारी हुआ है कि हमने अपना हदफ 4.5 मिलियन टन रखा था। जब भी हदफ रखा जाता है उसका तकरीबन 60 या 70% ही अचीव हो रहा होता है, मगर हालात को देखते हुए, टिड्डी दल को देखते हुए फूड रिजर्व स्टॉक्स आपके बेहतर होने चाहिए पिछले सालों की निस्बतन। और अल्लाह का फजल है कि ये कोरोना जैसे हालात में भी अल्लाह ताला ने जो हमें मुल्क बख्शा है, इसके अंदर फूड सिक्योरिटी का इशू नहीं है, हम डिपेंडेंट नहीं है बाकी मुल्कों पे। तो हमने फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए 330 अरब से ऊपर रखे हैं अगले माली साल के अंदर, और इस साल ये पहली बार हुआ है कि हमने अपना फूड का टारगेट पूरा किया है 4.5 मिलियन मेट्रिक टन का। जहां आपने बात की कि हम लेते कितने में हैं, फिर हम उसको स्टोर करते हैं, उस पर इंसलरी कॉस्ट आती हैं, इंटरेस्ट कॉस्ट आती हैं, फिर हम बेचते हैं उसको एक सर्टन रेट पे, वो अगर आप देखें तो बड़ा हेविली सब्सिडाइज्ड है, क्योंकि आटे की कीमत को मद्देनज़र रखते हुए, आम आवाम को देखते हुए, मगर इसमें बुनियादी इस्लाहात के लिए एक स्ट्रेटिजिक फ्रेमवर्क बन गया है कि जिस पे सेक्रेटरी फूड भी यहाँ तशरीफ़ फरमा है, वो भी बात कर सकते हैं। मिनिस्टर साहब उस पर काम कर रहे हैं और बहुत जल्द वो कैबिनेट में लाया जाएगा कि ये सस्टेनेबल मॉडल नहीं है। अकाउंट 2 वाला भी, इसको ग्रेजुअली इससे निकलना है, बट ऐसे अंदाज में निकलना है कि इसका बोझ आवाम पे पास ना हो, दरमियान में से हमने कोई एक रास्ता निकालना है। जी जी, जैसे ही उसमें से चीज़ें निकलेंगी विल सेंड इट। जी एक तो सस्ते सफर के लिए ऑनलाइन टैक्सी सर्विस थी, उस पर टैक्स लगाया गया है, इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई इन दिनों में, जबकि खासतौर पर इन टैक्सी सर्विस वालों का कारोबार भी सबसे है और आवाम को भी इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। और दूसरा फेडरल हुकूमत के में पंजाब के जी उसके लिए क्या इक़दाम हुए हैं? क्या अगर वो 121 अरब नहीं जाते तो आप मज़ीद बेहतर फैसले ना कर सकते, या अगर अब तक नहीं मिले, फेडरल ने नहीं दिए तो क्यों नहीं मिल जाते तो बेशक बहुत अच्छे डेवलपमेंट प्रोग्राम और बेहतर होता, बट अगर आप उनकी तफसील देखें तो ये 128 या 130 अरब कई सालों के पैसे फंसे हुए हैं, 5 सालों से ऊपर के हैं, कुछ 3 साल पुराने हैं, कुछ 6 साल पुराने हैं। इस साल हमारी एक FBR के साथ एक टैक्स रिकन्सिलिएशन का इशू था, वो बड़ा बेहतर अंदाज से रिजॉल्व भी हुआ और हमें पैसे भी मिले। इन सारों पे हम हमेशा फॉलो अप करते हैं, मगर फेडरल गवर्नमेंट से, क्योंकि वो एक IMF प्रोग्राम में है, इस साल हमारी ओवरड्राफ्ट लाइन जो स्टेट बैंक के साथ है वो भी अवेलेबल नहीं थी, मगर हमने फेडरल गवर्नमेंट के साथ निगोशिएट करके अपने लिए लिक्विडिटी का रूम क्रिएट किया जो कि 70 अरब रुपए से ऊपर का है वेज एंड मीन्स लाइन का मुताबिक। आगे का जो डेवलपमेंट फोकस होगा उसमें मैं दोबारा से, क्योंकि आपकी बात वहीं से आती है कि पैसे आते तो क्या करते, पैसे ना आने की सूरत में क्या करें। अगर लिक्विडिटी, अगर महसूलात, इकॉनमी ने टाइम लेना है रिकवर होने में, तो याद रखिएगा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आपकी पब्लिक स्पेंडिंग के अंदर एक मेजर कंट्रीब्यूटर साबित होगा। अगर मैं मुझसे पूछें कि हुकूमत का फोकस इस तरफ कहाँ जाना है इस साल, तो वो जाना है कि प्राइवेट सेक्टर के पास वो देख रहे हैं कि कौन सी इंडस्ट्री, कौन से प्रोजेक्ट्स वायबल रहते हैं, उनके पास शायद फंडिंग अवेलेबल हो मगर वो प्रोजेक्ट्स करने को ना हो। हमारे पास प्रोजेक्ट्स बेशुमार हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के चीज़ों के, बट हम लिमिटेड फंडिंग के साथ उन पे काम करते हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा मिलाप हो सकता है, इसलिए हमने उनको सूबाई टैक्सेस से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स में आने के लिए 5 साल की छूट भी दी है। और जो हमारी एक हेल्दी पाइपलाइन है जिसमें रिंग रोड रावलपिंडी शामिल है, आपका लाहौर का सदर्न लूप 4 शामिल है, ऐसे बड़े प्रोजेक्ट, ड्यूलाइजेशन ऑफ रोड्स
मेजर आर्टेरियल रोड शामिल है, 165 अरब से ऊपर की पाइपलाइन है। तो इंशाअल्लाह अगर हालात बेहतर हुए और जिस तरह हम गामजन हैं ये पीपीपी प्रोजेक्ट्स को करने में, तो ये 337 अरब के अलावा इंशाअल्लाह 165 अरब के और प्रोजेक्ट को भी शुरू किया जाएगा। जी, उस पर मैं अर्ज़ कर लूँ कि हमने रेंटा कार सर्विस का तो टैक्स कम कर दिया था। जिसकी आप बात कर रहे हैं वो है राइड हेलिंग। वो एक ऐसा मॉडल है जिसमें ग्लोबली भी देखा जाता है कि क्या ये टेक्नोलॉजी के अंडर फॉल करती है, ऊबर, करीम और ये बाकी, या ये फॉल करते हैं राइड हेलिंग के अंदर, किसके अंदर। तो मैं अर्ज़ करूं कि रेंटा कार को तो हमेशा 16% से टैक्स किया जा रहा था, उसको हमने 16% से कम करके 5% किया इस साल। इनको उनसे भी कम 1% रखा है और 4% पे रखा है। तो मेरे ख्याल से बड़ा बैलेंस्ड टैक्स अप्रोच है और ये हम सबको अपने मंसूबे, अपने जो अहदाफ हैं, अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं डेवलपमेंट में, उसमें पूरा करने के लिए मददगार साबित होगी। शुक्रिया।